ठीक है, इतना सा मुझे बता दो। यस सर, स्टार्टेड ना? अरे यस सर। ओके सर। ठीक है सर। सर अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई करना है सर आज? आप क्या टॉपिक है सर? फाइनेंस तो है, पर टॉपिक क्या है सर? आज तो मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज इसको 2 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, या फिर सिंगल हैंडेडली भी एक चैप्टर भी कहा जा सकता है, बट हम लोग इसको 2 चैप्टर में ही बताएंगे। एक लेवरेज, ठीक है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ठीक है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूएशन टॉपिक है, पहले लेवरेज में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे। लेकिन किंतु परंतु सर क्या हो गया सर, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था घर पे ट्राई करने के लिए। किसी ने ट्राई किया? लीज वर्सेस बाय। माने अगर आप एक कंपनी चलाते हो, अगर आप एक कंपनी चलाते हो और अगर आपको कोई बड़ा सा मशीन परचेस करने के लिए बोला गया है, मतलब से फॉर एग्जांपल आपका मशीन काफी महंगा है सर, मतलब इट्स ऑलमोस्ट करोड़ों का मशीन है, ठीक है, या 50 लाख 60 लाख का मशीन है। तो इतना मतलब एक्सपेंसिव मशीन्स ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है कि आप बाई करें, बिकॉज एक बिजनेसमैन के पास पैसा का क्रांच तो बिजनेसमैन क्यों सबके पास होता है। कहने का मतलब इतना है सर कि एट ए टाइम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, वट एवर बी दी मशीन वैल्यू, ठीक है। तो बिजनेस में ये बहुत जरूरी होता है, नॉट जस्ट कि मशीन, ठीक है, एक बिल्डिंग भी परचेस करना हो, एक ऑफिस भी ओपन करना हो, ठीक है, तो उसमें भी डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मैं ऑफिस परचेस कर लूँ, मतलब क्या ऑफिस का जो स्पेस है वो परचेस कर लिया जाए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉपर्टी ले लिया जाए, कि रेंट में लिया जाए। लास्ट दिन जब मैनकाइंड के बारे में मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों के साथ, मैनकाइंड फार्मा, तो उसका एक रिस्क पैरामीटर मैं आपको शो कर रहा था। ये बता रहा था कि मैनकाइंड फार्मा जिसका स्टॉक मार्केट लिस्टिंग चल रहा है, मतलब अभी प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, एप्लीकेशन एरिया अब अलॉटमेंट में है, और आई थिंक 5 तारीख में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हो जाएगा। तो उसका एक रिस्क एनालिसिस चर्चा हो रहा था कि मैक्सिमम कंपनी का जो प्लांट है, माने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली मेडिसिन ज्यादातर कंपनी हिमाचल में ही होते हैं, बट ये मैनकाइंड फार्मा का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हिमाचल में ही इनका मैक्सिमम यूनिट है, और मैक्सिमम यूनिट इनका ओनरशिप में नहीं है सर, लीज पे लिया हुआ है। तो लीज पे होने का कुछ प्रॉब्लम होता है कि ओनर अगर आपको अचानक बोले कि भाई नहीं, एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, एग्रीमेंट खत्म के बाद आपको बोल सकता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि चाहे प्रॉपर्टी लीज ले लो या फिर मशीनरी लीज पे लो, तो सवाल हमेशा आपके सामने आता है एज ए बिजनेसमैन, इवन नॉट जस्ट बिजनेसमैन, ये तो नॉर्मल इंसान की जिंदगी में भी आता है कि भाई कोई प्रॉपर्टी लीज पे मतलब रेंट पे ले लिया जाए कि परचेज या बाई कर लिया जाए। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट था लीज वर्सेस बाई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को लास्ट दिन भी मैंने बताया था। मैं आज लास्ट दिन मैंने बस क्वेश्चन लिखाया था, मैंने डिटेल्स में ज्यादा बातचीत नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चन लिखाया था और क्वेश्चन लिखा के आपको छोड़ दिया था, मैंने छुट्टी हो गया था क्लास का। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि सर आखिर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइनेंसिंग डिसीजन है सर, ठीक है। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूँ तो ये कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट ऑब्वियसली है, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट ऑब्वियसली है, बट ये अपने आप में ही, मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर एक फाइनेंस मैनेजर जब एक ऑर्गेनाइजेशन पे उसके ऊपर फाइनेंस का डिसीजन होता है तो उसको क्या करना चाहिए, बिकॉज कंपनी ऑलवेज फाइनेंस के सीएफओ के ऊपर आग लगा के बैठा रहता है कि भाई सीएफओ जो बोलेगा
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो बोलेगा या फाइनेंस मैनेजर जो बोलेगा कंपनी को वही करने का इच्छा होता है, लेकिन इसीलिए वो सीएफओ रखते हैं, है ना सर। तो सीएफओ का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करना कोई नॉर्मल बात तो है नहीं सर, है ना। आसान तो इतना है नहीं, बहुत सोच बूझ के साथ, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो स्पेशल डिसीजन था इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट काफी क्लासेस से आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, आज इसका मैं कंप्लीशन भी करूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा टॉपिक समझ में आया। बस हाँ, आगे आगे आपको बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करें, मेरे से क्वेश्चन कलेक्ट करें। मैं आपको कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस क्वेश्चंस आपको मैं शेयर करूंगा। आप उसको सॉल्व करते रहिएगा और मेरे से आंसर लेके मैच करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, वो तो आगे आगे हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपने दिया था उसको तो सॉल्व करवाओ। तो बेसिकली लीज क्या है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लीज क्या है, समझ में नहीं आता। तो बिजनेस लेवल में ना लीज कहा जाता है कॉम्पेयर टू रेंट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग डोमेस्टिक लेवल में रेंट रेंट ज्यादा करते हैं, है ना। तो लीज रेंट सेम ही है, बस हाँ नॉर्मली देखा जाता है प्रैक्टिस में कि लीज का मतलब थोड़ा लंबा समय के लिए हो सकता है, मे बी 5 ईयर लीज टर्म हो सकता है, 10 ईयर्स लीज टर्म हो सकता है, 15 ईयर्स के लिए टर्म हो सकता है। और बाई मनी जो आपका खुद का हो जाएगा, और क्या, जिस प्रोडक्ट में आपका पूरा ओनरशिप आ जाएगा, आप अगर उसको बाई करते हो। लेकिन बाई में भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर लोन में बाई कर रहे हो, मतलब बाई करने के लिए अगर लोन लेना पड़ रहा है तो उसका भी कॉस्ट आपको देखना पड़ेगा। इट्स प्योर फाइनेंसिंग डिसीजन। चलो मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। तो मैंने एक आप लोगों को एक क्वेश्चन लास्ट दिन लिखा था, मैं आशा करता हूँ कि वो प्रोजेक्ट आपको याद है। एक प्रोजेक्ट एनालिसिस हो रहा था, ठीक है, एकदम केस स्टडी एनालिसिस है सर। तो इस प्रोजेक्ट में एक्स लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जो ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्वायर द मशीन। उसने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें एक मशीन लेना है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। इट नीड्स योर एडवाइस रिगार्डिंग हाउ टू फाइनेंस द मशीन। और एज ए फाइनेंस मैनेजर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए, ठीक है, एज ए एमबीए फाइनेंस, कंपनी ऑलवेज आपके भरोसे में है सर, ठीक है। तो बोलते हैं ना राम भरोसे, वैसा ही, ठीक है। तो मशीन डिटेल्स क्या है सर, मशीन का डिटेल्स डिसाइड तो हो गया, डिसाइड तो हो गया कि भाई मशीन लेना है, और मशीन का डिटेल्स अभी चलो देख लेते हैं क्या डिटेल्स था। जस्ट एक बार मैं फटाफट कवर अप कर लेता हूँ कि क्या क्या डिटेल्स बोला गया था। चलो फिर, तो जो मशीन था, उस मशीन के बारे में अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ मशीन था 60 लाख। कितने का? 60 लाख का कॉस्ट है, मतलब जो मशीन हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका दाम है 60 लाख, 60 लाख। मशीन का यूजफुल लाइफ था 3 ईयर्स का। सैलवेज है 15 लाख का। सैलवेज 15 लाख का मतलब ये है कि 3 साल बाद इसका वैल्यूएशन 15 लाख हो जाएगा जब मार्केट में सेल करने जाओगे। ठीक जैसे आपका मोबाइल का हालत होता है, आप मोबाइल जब परचेस करते हो तो मोबाइल आपका मानो मानो से फॉर एग्जाम्पल 30,000 का फोन है आपका, 2 साल 3 साल यूज करने के बाद भी मार्केट में 30,000 मिलता है क्या? हेलो, जिनको सैलवेज वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है उनको बोल रहा हूँ। आपने 30,000 का एक मोबाइल परचेस किया, और 30,000 का मोबाइल 3 साल यूज करने के बाद भी 30,000 का ही दाम रहेगा या दाम कम हो जाएगा? बोलो ना सर। अरे, दाम मोटा ही था कि ना दाम कम हो जाएगा? कॉमेडी क्या बस। कम हो जाएगा, सिंपल। तो उस टाइम पे आप जिस दाम पे मार्केट में सेल कर सकते हो ना, उसको उसको सैलवेज वैल्यू बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन इस मशीन के साथ भी हुआ है। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मशीन को परचेस करने के लिए, मतलब मशीन को दो अल्टरनेट है आपके सामने, लीज वर्सेस बाई है ना। लीज वर्सेस बाई है तो यू हैव टू अल्टरनेटिव डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके सामने दो अल्टरनेट है। आप कौन? आप कंपनी का फाइनेंस ऑफिसर हो, सीएफओ, ठीक है। आपके सामने अल्टरनेट है, टेक द मशीन ऑन लीज। पहला अल्टरनेट ये है कि आप मशीन को लीज पे ले लो। माने लीज पे लेना, माने लीज पे लेने का मतलब ये है कि आप मशीन को रेंट पे ले लो, दैट इज रेंट एग्रीमेंट। X Limited has to pay lease rental of rupees 30 lakh at the end of each year for 3 years। मैंने 3 साल के लिए आप 30 30 30 करके 3 साल पे करोगे, रेंट है मशीन का, ठीक है। आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है,
यू हैव अनदर ऑल्टरनेटिव, या तो रेंट ले लो या तो लोन ले लो, मैंने बाई करना है, टेक ए लोन एंड बाई द मशीन, लोन लेके बाई कर लो मशीन को। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, पैसा है नहीं ना, पैसा है नहीं ना, तभी तो फाइनेंस है। फाइनेंस का मतलब क्या? हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट चिल्लाते रहते हैं सारा दिन, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही होता है पैसा जुगाड़ करना और उसका सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस शब्द का मतलब ही होता है जुगाड़। फाइनेंस का जो मतलब है ना, इसका मतलब ही है जुगाड़, पैसा का जुगाड़, ठीक है। जुगाड़ू जैसे बोलते हैं ना, जुगाड़ू इंडियंस, लाइक दैट। हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं ना, हर चीज का जुगाड़ है भारतीय के पास, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग जुगाड़ लगा लेते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है, हम लोग काफी डेंसली पॉपुलेशन में रहते हैं, फिर भी हम लोग किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट पावर ऐसे माना गया है कि इंडियंस जैसे एडजस्टमेंट पावर, एक रिसर्च दिखाया जा था कि इंडियन जैसे एडजस्टमेंट पावर दुनिया में किसी भी मतलब कंट्री के लोगों के अंदर नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सर एक स्टडी से पता चला कि दुनिया के जैसे यूएस का एक स्टडी था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टडी किया गया है उसमें ये स्टडी में देखा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों से लोग अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए, है ना सर। तो वहां पर जितना भी फॉरेन सिटीजन्स है सभी फॉरेनर्स है, इंडी मतलब अमेरिकन छोड़ के, ओरिजिनल अमेरिकन को छोड़ के सभी फॉरेनर्स है, सभी अमेरिका गया है अपना। अमेरिका सबसे मतलब लेटेस्ट जमाने में सबसे बढ़िया देश क्या है, मतलब इकोनॉमिकली, है ना, प्रॉस्परस कंट्री, वेरी प्रॉस्परस कंट्री। तो मॉडर्न डेट में सबसे प्रॉस्परस कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई पर्टिकुलर बाहरी कंट्री का लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में काफी पैसा कमाया है, दैट इज इंडियंस। किसी भी जाति से, चाहे यूरोपियन ले लो, चाहे जापानीज ले लो, चाइनीज ले लो, सबसे ज्यादा पैसा वाला लोग इंडियंस है यूनाइटेड स्टेट्स में जो बाहर से गए हैं। सर ये मैं नहीं बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा है, ठीक है। तो क्या बात है सर, इंडियंस में जो बाहर जाके भी अपना झंडा गाड़ लेते हैं और वो भी रिचेस्ट पर्सनालिटीज में मैक्सिमम लोग काउंट हो जाते हैं। तो जो भी हो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जुगाड़ू होते हैं। हाँ, हम लोग जुगाड़ू होते हैं सर, एडजस्टमेंट का दूसरा नाम इंडियंस है। हम लोग ना किसी भी चीज में ना नहीं कहते हैं, ये इंडियंस का कल्चर है सर। ये संभव नहीं है बोल के हमारे डिक्शनरी में कुछ भी होना नहीं चाहिए, और होता भी नहीं है, तभी तो। ठीक है सर, चलो। ये रिसेंट स्टडी मैं देख रहा था तो मैं पूरा सोचा कि आपको बता दूं, तो बता दिया और क्या। सर अपने बारे में सभी कोई ऐसे बोलते हैं। सर अपने बारे में सबको प्राउड तो फील करना चाहिए ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो अच्छा, अगर मशीन को लोन में लेना है तो 50 लाख का लोन लेना पड़ेगा। कितने का लोन? 50 लाख का लोन। सर बाकी 60 लाख का मशीन है, बाकी 10 लाख का डाउन पेमेंट करना है। आज के रेट में अगर आप घर भी लेने जाओगे ना, हाउसिंग लोन लेने जाओगे ना, मानो कि आप एक 50 लाख का घर लेने जा रहे हो, आपको क्या लगता है 50 लाख का लोन बैंक दे देगा आपको? अरे 50 लाख का अगर एक फ्लैट भी खरीदना है आपको न्यू टाउन में, तो क्या न्यू टाउन में 50 लाख का लोन फ्लैट के लिए 50 लाख का पूरा लोन बैंक आपको दे देगा? ना सर, ना ना। वो आपका भी कमिटमेंट देखेगा कि आप कितना कैश कर रहे हो, तो डाउन पेमेंट, ठीक है, 10 लाख। एक जनरल कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा बैंक वाले आपसे इंटरेस्ट लेगा क्या? अरे बिल्कुल लेगा, तभी तो लोन देगा। तो 15% पारानाम का इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन हैज टू बी रिपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा ना, दो पार्ट होते हैं हर लोन में। हर लोन में दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट होते हैं और एक इंटरेस्ट पार्ट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं सर? प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन हैज टू रिपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ सर। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दिया है। टैक्स रेट 30% है, डेप्रिसिएशन एसएलएम में हो रहा है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। आपको पूछ रहे हैं सर एडवाइस दी फार्म, फार्म को एडवाइस करो कि भाई वो लोन लेके बाई कर ले, लोन लेके बाई कर ले, या फिर लीज ले ले, रेंट पे रह ले, मतलब मशीन को रेंट पे ले ले। तो सर देख लेते हैं, ये सब चीज़ तो देखने के लिए क्लास है, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कहानी बता रहा था ना, तो चलो आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, होम लोन कैलकुलेटर, ठीक है। एक होम लोन डिसीजन दे रहा हूँ, मशीन का भी हो सकता है, बट होम लोन डिटेल ज़्यादा जल्दी मुझे मिल जाएगा।
ये मशीन ले लो यार, होम लोन ले लो, जो भी है, बैंक कैसे बिजनेस करता है मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तो चलो, एक बहुत ही फेमस होम लोन कंपनी है HDFC, उनका साइड में आ गया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? जल्दी बोलो, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। तो ठीक है, यहाँ पर होम है, आप इसको मशीन भी समझ सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है। चाहे मशीन लोन में ले लो, होम लोन ले लो, जो भी है। ऑब्वियसली रेट में अंतर होता है, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा, मशीन का ज्यादा रहेगा, क्योंकि मशीन एकदम प्योरली बिजनेस लोन है। बिजनेस लोन ऑलवेज थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। अगर होम लोन मार्केट में 8.5 9%, 9.5% चल रहा है, तो बिजनेस लोन ऑब्वियसली 12%, 13%, 15% ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, इतना काफी है। बट मैं आपको जो एक चेक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। मानो कि आज आपको एक 25 लाख का लोन लेना है। देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। मानो कि आपको 10 ईयर है, थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको मैं, 20 ईयर्स कर लेता हूँ, ठीक है। 25 लाख का लोन, 10 ईयर है, 20 साल का, इंटरेस्ट रेट 8.5%, चलो स्टैंडर्ड है, 8.5 9.5 अभी चल रहा है, 8.5 9.5 अभी ठीक ठाक है, ठीक है। 9% का लोन इंटरेस्ट रेट है। रेपो बढ़ा है रिसेंटली, रेपो रेट इंक्रीज हुआ है ना, लास्ट 2 3 बार खचाखच इंक्रीज हुआ है, तो बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ये कम ज्यादा होता रहता है मार्केट में, ओके सर। अच्छा, इसमें अभी कुछ अप्लाई वगैरह नहीं करना है, जैसे इतना कहना चाहता हूँ आपको कि आपको, आप एक चीज देखो, आपका मंथली होम लोन EMI है 22,493 करके, इसका प्रिंसिपल है 25 लाख का, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, EMI है आपका, जिसके अंदर EMI क्या होता है, EMI के अंदर आपका प्रिंसिपल भी होते हैं, EMI के अंदर आपका प्रिंसिपल भी होते हैं और इंटरेस्ट भी होते हैं। तो आप देख सकते हो 25 लाख का एक्चुअल प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है आपका 28 लाख का। मैंने 25 लाख के लोन पे आप बैंक को 20 साल से 28 लाख का इंटरेस्ट करोगे, टोटल अमाउंट आप 20 साल से पे करोगे 53 लाख। 25 लाख का घर लेने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल, या 30 लाख का घर लेने के लिए 20 साल में आप बैंक को 53 लाख भरोगे सर। सर ऐसा है क्या? हाँ सर, ऐसा ही है। तब तो नहीं लेना चाहिए लोन। नहीं सर, हिसाब ऐसे नहीं होता है। चलो, आज तो मैं आपको मशीन सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको एक मशीन सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक होम लोन कैलकुलेशन के लिए भी बताऊंगा, आप लोग घर पे ट्राई करना और मेरे को बताना कि घर लोन पे लेना चाहिए कि फाइनेंस पे लेना चाहिए, मतलब लीज पे लेना चाहिए। मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, ये जो रीपेमेंट पैटर्न होता है ना होम लोन का, आप इसे भी थोड़ा ध्यान से देखें। होम लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ध्यान से देखिए सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर इंटरेस्टिंग क्यों? सर देखो सर, आपने 25 लाख का लोन लिया था, इसका EMI आपका 22,000 समथिंग करके पड़ रहा था, है ना? अभी अभी आपने जो कैलकुलेशन किया, तो ओवरऑल आप एक साल में 22,000 समथिंग करके 2,69,918 करके आप EMI भर रहे हो, मतलब पूरा साल भर का EMI है 2,69,918। इस 2,69,918 में इंटरेस्ट कितना बता रहा है बोले तो 2,23,100, और प्रिंसिपल कितना बता रहा है बोले तो 46,000। क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं 24,53,182। सर होम लोन कैटेगरी में आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ जानकारी के लिए, बाकी आप मशीन्स वगैरह में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस और आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए मैंने आपको ये चीज दिखाया कि होम लोन वगैरह में ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा काटता है पहले। आप देख सकते हो, आपने साल भर 2,70,000 का अमाउंट पे किया, पर बैंक इसको 2,23,000 इंटरेस्ट में एडजस्ट करेगा, सिर्फ 46,000 प्रिंसिपल पे एडजस्ट करेगा। और देखो 25 लाख से प्रिंसिपल को माइनस करके आपका अभी भी बैलेंस बता रहा है 24 लाख का, लेकिन आप आपके पॉकेट से ऑलरेडी 2,69,000 निकल चुका है। मतलब आपको लग रहा होता कि भाई 25 लाख से 2,70,000 निकल गया है ना, मैंने एक साल में 2,70,000 का लोन रिपे कर दिया, नहीं। आपका लोन सिर्फ 46,000 ही रिपे हुआ है, बाकी तो आप बैंक को इंटरेस्ट भरे। बैंकिंग बिजनेस में होम लोन कैटेगरी में कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्योंकि लंबा समय के लिए चलता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक का टेन्योर होता है। जितना पहले का समय रहेगा उसमें इंटरेस्ट पहले ज्यादा चार्ज किया जाएगा, प्रिंसिपल कम, और जब लास्ट पीरियड आएगा ना,
तो उस टाइम पे उल्टा हो जाएगा, तब इंटरेस्ट कम हो जाएगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट ज्यादा हो जाएगा। देख सकते हैं आप, हाँ देखो, मोटा मोटी मिड मिड पीरियड तक आपका इंटरेस्ट हाई है, प्रिंसिपल कम है, ठीक है। बट आप मोटा मोटी 15 साल, 14-15 साल के बाद से देखो, आपका इंटरेस्ट कम है, प्रिंसिपल ज्यादा है, ठीक है। तो ये सिस्टम ये लोग फॉलो करता है। लेकिन हम लोगों ने जो क्वेश्चन यहाँ पर उठाया, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको लिखाया, ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है कि हर साल के एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन हैज टू बी रिपेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। सो अदर इंफॉर्मेशन भी आपके देके रखा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अच्छा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आपको ये होम लोन कैलकुलेशन दिखाया। आप लोगों को समझ में आया कुछ? हाँ सर, कह रहे कुछ दिखाई दिया कि बैंक कैसे बिजनेस करते हैं लोन देके? यस सर। बस यही सब चीज दिमाग में भरते रहना सर, ये सब क्या बोले सर, ये सब ना एकदम प्रैक्टिकल चीज है, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। नॉलेज गैदर करो, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं है, ये आपको जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। हर एक इंसान अपने लाइफ में ये सब प्रॉब्लम फेस करता है, और ये सब प्रॉब्लम फेस करने के बाद आपको वहां से निकलने का भी रास्ता देखना चाहिए। अरे क्या बोल रहे हो भाई, मुझे चाहिए पीडीएफ, ये नहीं खुल रहा है, क्यों ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, चलो यही पे करते हैं। ठीक है। चलो, जो क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया था उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ठीक है सर। तो पहले ना मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये टॉपिक खत्म हो जाए फिर मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जो मैंने आपको लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर का बताया। वी विल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, याद रखिए। हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव माने माने क्या है सर? सर माने मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो दो अल्टरनेटिव सिचुएशन है ना, कि या तो आप मशीन बाई करोगे, या तो आप मशीन लोन पे बाई करोगे, या फिर आप रेंट पे लोगे। तो दोनों केस में आपका कॉस्ट क्या पड़ेगा, आपको इसमें फोकस करना है। तो वी विल कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, जिसमें ऑल्टरनेटिव वन जो मैंने आपको दिया, पहले मैं उसको ही कर लेता हूँ। मतलब ऑल्टरनेटिव वन मैंने रेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेक द एसेट ऑन लीज, ठीक है। एसेट्स को आपको लीज पे लेना है, मैंने रेंटल पॉइंट पॉइंट में लेना है। तो अगर आप लीज पे लेते हो तो क्या करोगे? सिंस लीज इज अ रेंटल अरेंजमेंट, लीज क्या है? लीज एक रेंटल अरेंजमेंट है, रेंटल अरेंजमेंट। तो जो लीज लेते हैं ना, उसको क्या कहते हैं बोले तो? जो लीज लेते हैं उनको लेसी कहते हैं, लेसी, ठीक है। लेसर, लेसी। जो लीज देता है वो लेसर है, जो लीज लेते हैं वो लेसी है, ठीक है। तो जो लेसी है, लेसी इज नॉट द ओनर, लेसी ओनर नहीं है, लेसी ओनर नहीं है सर, ठीक है। सिंस लीज इज अ रेंटल अरेंजमेंट, लेसी इज नॉट द ओनर। तो जो लेसी होता है ना, जो लेसी होते हैं,
लेसी पेज एलआर, एलआर माने लीज रेंटल, लेसी लीज रेंटल पे करते हैं, एंड जब भी वो लीज रेंटल पे करता है एंड एंजॉय दी टैक्स शील्ड ऑन एलआर, एलआर माने लीज रेंटल। हाँ सर, माने समझा दो सर, माने क्या है सर इसका? सर इसका माने बहुत सिंपल है, इसका माने बहुत सिंपल है। जो लेसी होते हैं ना, मतलब आप कोई भी हो, आप अगर घर को रेंट पे ले रहे हो, ठीक है, अगर आप घर को रेंट पे ले रहे हो, रेंट आपके लिए कॉस्ट है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, आपका मशीन आप रेंट पे ले रहे हो तो रेंट पे करोगे, तो रेंट पे करना आपका कॉस्टिंग है, तो पीएल में ये खर्चा दिखेगा। हेलो ना, हेलो सर, बोलो। पीएल पे क्या होता है जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, टू लीज रेंट बोल के क्या दिखाओगे, जो भी आप अमाउंट पे करोगे एवरी ईयर, तो एवरी ईयर अगर 30 लाख करके पे करोगे तो वो 30 लाख आपका क्या बन जाएगा? खर्चा बन जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू बनेगा 100 लाख, तो 100 लाख के ऊपर अगर 30 लाख का लीज रेंट है, तो 30 लाख का रेंट के कारण आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट 70 लाख का हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीज ना होता तो आपका कॉस्ट क्या हो जाता? नहीं पड़ता, है ना? कितना सिंपल सी बात है सर, एकदम अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको क्या मैंने लिखाया कि लीज लेसी पेज लीज रेंटल एंड एंजॉयड द टैक्स शील्ड ऑन एलआर, ठीक है। अब इसको अगर आपको मैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस्ट ऑफ लीज को कैलकुलेट करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबने किया है ना? अगर नहीं किया, बार बार बोलता रहता हूँ सर, कर लो सर, कर लो। मैंने लास्ट क्लासेस से आपको मैंने सबको शेयर करके रखा, मैंने सबको मैंने शेयर कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स लीज रेंटल क्या बनेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स लीज रेंटल माने ये कैसे करना है सर? आपका रेंट कितना करके है? 30 लाख करके है। 1 - 0.3। सर कहना क्या चाहते हो? सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं, अगर 30 लाख का मेरा रेंट है और मेरा टैक्स है 30% का, क्वेश्चन में बोल के रखा है, तो 30 लाख के ऊपर 30 लाख इंटू 0.7 तो कितना हो जाएगा? 21 लाख। तो आप अगर रेंट देते हो तो रेंट देने के कारण आप उस पे टैक्स सेविंग्स करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स लीज रेंटल है आपका 21 लाख। मैंने 30 लाख रेंट के कारण, अभी जो मैं आपको पीएल शो कर रहा था, आप अगर 30 लाख रेंट देते हो तो आपका 30% का टैक्स लगता है, तो 30 लाख में से 30% का टैक्स आपका बच जाता है। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि ड्यू टू 30 लाख का रेंट आप ऑलमोस्ट 20 मतलब 30 लाख का 30% टैक्स दे देते हो आप, तो 30% टैक्स के ऊपर बेस करके आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या बन जाएगा? 21 लाख। क्या इस बात को समझ में आया? मैंने अभी अभी आपको पीएल ड्रॉ करके दिखाया कि आप टू रेंट बोल के एवरी ईयर लीज रेंटल बोल के 30 लाख अगर आप पे करते हो, आपका रेवेन्यू अगर बिजनेस में 100 लाख का है, तो मैं एग्जाम्पल 100 लाख लिया, 100 में से 30 लेस करोगे तो क्या बनेगा? टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट आपका 70 लाख हो जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ड्यू टू दिस 30 लाख रेंट आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो आपका टैक्स रेट कितना है? 30%। तो हम लोग बस इतना कह रहे हैं कि 30 लाख रेंट देने के कारण आपका टैक्स रेट कितना है? 30%, तो 1 - 0.3, तो 30 लाख का वैल्यू का एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू कितना बन जाएगा? 21 लाख। बिकॉज बाकी तो आपका टैक्स सेविंग्स है, बाकी तो आपका टैक्स सेविंग्स है, मैंने 1 - 0.3 मैंने 0.7, मैंने 0.7 क्या है आपका टैक्स देने के बाद का वैल्यू। तो 30 लाख का जो 70% है, 30 लाख का 70% ही आपका प्रेजेंट वैल्यू है, बिकॉज 30% तो टैक्स सेव करता है, टैक्स सेव करता है। 30 लाख का 30% टैक्स सेव करता है, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया? 21 लाख। प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसको समझाने का और भी तरीका है। अगर आपका ये रेंट ना होता तो आपको 100 लाख पे
30% टैक्स देना पड़ता है। तो 100 लाख पे 30% टैक्स माने 30 लाख का टैक्स। लेकिन 70 लाख पे अगर आप 30% टैक्स देते हो तो कितना टैक्स देते हो भाई, बोलो? 70 लाख का 30% कितना होता है? 21 लाख। तो कितना सेविंग्स हो गया इधर? 9 लाख का। समझ रहे हो सर? और 30 लाख का 30% क्या होता है? 9 लाख ही तो होता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि 30 लाख में से 9 लाख हटा दो आप। 30 लाख में से 9 लाख हटा दो तो 21 लाख एक्चुअली उसका वैल्यू हो रहा है, बिकॉज 30% आपका टैक्स सेविंग्स कर रहा है। प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी का कोई आवाज नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूं? हाँ चौथा शंकर, नील, पूजा कहते, रवि, शोभन नेता, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी। Yes, sir. सो पॉइंट क्या हुआ सर? कॉस्ट ऑफ लीज में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स ऑफ लीज रेंटल, ठीक है? तो इसका वैल्यू हो रहा है 21 लाख का। अब इस बात को ध्यान में रखना सर, ठीक है? इस बात को प्लीज ध्यान में रखना। दूसरे पॉइंट में जाते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है सर? इधर देखो, लीज रेंटल कितना है आपका? 30 लाख। टैक्स कितना है आपका? 30%। कॉस्ट ऑफ लीज कैसे कैलकुलेट करोगे? अब प्रेजेंट वैल्यू तो 21 लाख हो गया, तो जो 21 लाख आपका बना है, इसको आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के साथ 10% रेट में 3 साल के लिए कैलकुलेट करो। कॉस्ट ऑफ लीज 10% रेट में 3 साल के लिए 21 लाख का वैल्यू कैलकुलेट करो। प्लीज मुझे बताओ कितना आ रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे कैलकुलेशन बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर आप बोलोगे 10% मैंने कहाँ से लाया? ऐसा सवाल मन में चल रहा है किसी का? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, टैक्स रेट है 30%। तो हम लोगों ने जो प्रेजेंट वैल्यू 21 लाख निकाला, 21 लाख का 21 लाख का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करो आप, ठीक है? 10% रेट में 3 साल के लिए। सर ये पीवीएफ क्या है? ये मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे चर्चा करके रखा। अगर किसी ने अभी तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं किया, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ऑर्डर भी है, प्लीज आप लोग एक बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर से एक बार कवर करके रखो। आपको इतना हेल्प होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा था बोल? 52.23. 52.23 लैक्स कैसे आया? बोलो सर। था मुझे थोड़ा हेल्प कर कि कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। क्या करना है? 10% रेट है ना, 10 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इसको? 100। 10% को 10 से 10 डिवाइडेड बाई 100 करो तो क्या मिलेगा? 0.1। इसको +1 करो तो 1.1 मिलेगा। अब 1.1 को क्या करना है? 1.1 को 1.1 को क्या करेंगे सर? डिवाइड करेंगे, 1 plus. है ना? 1.1 को डिवाइड करेंगे, फिर इक्वल m प्लस 2 बार, इक्वल m प्लस 3 बार, फिर जो आएगा उसको मेमोरी रिकॉल करेंगे। मेरा शायद गलत आएगा क्योंकि मेरा कंप्यूटर का कैलकुलेटर थोड़ा गलत आंसर देता है मुझे। अगर मैं इसको नाम में बोल सीधा 1.1 डिवाइड इक्वल m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2.486 मैंने 2.49, इसके साथ इंटू, हाँ हाँ 486 ऐसा आ रहा है, इसके साथ 21 लाख को इंटू कर दो तो आपका बन रहा है 52.22। मेरा ये गलत आ रहा है सर क्योंकि मेरा कंप्यूटर का कैलकुलेटर में कुछ प्रॉब्लम करता है, मतलब ये
नॉर्मल जो इनबिल्ट कैलकुलेटर होते हैं। बट अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर, आई डोंट नो आपको दिखाई देगा कि नहीं इस कैमरे के अंदर, नहीं दिखाई देगा शायद। ठीक है, तो इसमें मेरा भी आ गया होगा, आप लोगों का भी आ जाएगा। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे आएगा। मैं फिर से एक बार प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा सर? 2 पॉइंट, मैंने बेसिकली ये जो पॉइंट आया था ना, PVAF प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ दिस पार्ट, 10% रेट में 3 साल में PVAF का वैल्यू, ये आपका आएगा 2.84। कत एसছে? The 2.486 2.486 ना? has a 4868. মানে হচ্ছে 47 বা 48 1.1 डिवाइड 2.4868। मैं थोड़ा गलत लिख रहा था, 2.4868। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, इसको आप 21 के साथ इंटू कर। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका डिटेल्स चर्चा आपको कहाँ मिलेगा? TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के अंदर, जो मैंने ऑलरेडी लिंक सबको शेयर करके रखा। अगर बाई चांस में किसी को नहीं किया या फिर कलेक्ट करना आपने भूल गया तो प्लीज मेरे से कलेक्ट कर लो, और TVM को पूरा छान मारो सर, जहाँ पर PVAF PVIF मैंने बहुत डिटेल्स में बोल के रखा। और वो सब कैलकुलेशंस अगर नहीं करोगे ना तो पूरा फाइनेंस में आप दिक्कत में पड़ जाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, या फिर TVM का फिर से लाइव लेक्चर्स होने में टाइम लगेगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि 5-7 लेक्चर्स है, एक बार कर लो, आपका ही काम आएगा सर। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थक जाता हूँ पूछ पूछ के। अच्छा देखो, तो ये जो 2.4868 आया है, ये कैसे आया सर? मैंने बस कुछ नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने जो कमर्शियल कैलकुलेटर है आपके हाथ में, यहाँ पर जाइए, 10% रेट को डिवाइड कीजिए। 10% माने क्या होता है? 10/100। तो 10/100 करने से क्या होता है? 0.1, माने 0.1 माने 1 टका का 1 टका 10 पैसे, इसके साथ +1 करो तो बनेगा 1.1। इसका मतलब ये होता है 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसे इंटरेस्ट है, माने ये आपका कॉस्ट हो गया। 1 टका प्रिंसिपल है, 10 पैसा, 1 टका प्रिंसिपल है, 10 पैसा कॉस्ट है। यही बात है सर। ये 1.10 को आप डिवाइड करो कैलकुलेटर में, फिर इसको इक्वल m प्लस एक बार, इक्वल m प्लस 2 बार, इक्वल m प्लस 3 बार। ठीक है, मतलब जितना आपके कैलकुलेटर में आएगा, फिर जितना भी आपको दिख रहा है ना उसको मेमोरी रिकॉल करो। MRC बोल के एक बटन मिलेगा, MRC बोल के एक बटन मिलेगा, मेमोरी रिकॉल करो। मेरे यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है, आप मेमोरी रिकॉल करोगे ना तो आपको एक फैक्टर मिलेगा, वो फैक्टर आपका ये बनेगा 2.4868। और इस फैक्टर के साथ इस 21 लाख को आप इंटू करो तो आपको मिलेगा 52.23 लाख। मैं समझाता हूँ सर, ये 52.23 लाख का क्या मतलब है। ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर कहाँ से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी ने कैपिटल बजटिंग क्लास प्रॉपरली नहीं किया उनको दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज कैपिटल बजटिंग में इस तरह का सिचुएशंस मैंने बहुत बार करवाया। इसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी इसको इस तरह का कैलकुलेशन सिखाऊंगा। सबसे बड़ा चीज क्या है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये सारा चीज बताया गया है कि PVAF क्या है, PVIF क्या है और क्यों करवाया जाता है। ठीक है, तो चलो अभी मैं लीज वर्सेस बाई में फोकस करता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आप लोग बुद्धिमान हो सर, कर लोगे। तो 52.23 लाख जो वैल्यू आया है कॉस्ट ऑफ लीज का, ये आपका अल्टरनेट 1। अब मैं थोड़ा मूव ऑन कर रहा हूँ सर अल्टरनेट 2 की तरफ। बोरो एंड बाई। सर बोरो करो और बाई करो, मैंने सर बोरो करो और बाई करो, मैंने एक सेकंड सर। बोरो करो एंड बाई करो का मैंने क्या है सर? मैंने आपको ये बोला जा रहा है कि आप इसको लोन में लो और फिर बाई करो।
So borrow and buy the asset अरे क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी मैंने मधुमक्खी दिमाग खराब कर रहा है, बार बार आंख में घुस रहा है, कहाँ से आ गया सब ऊपर के अंदर पता नहीं। मुझे नाना पाटेकर का एक डायलॉग याद आ गया, चलो छोड़ो, डायलॉग अच्छा नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए। borrow and buy the asset. X Limited has to make a down payment of ₹10 lakh. तो कितने का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? 10 लाख का। It has annually pay और क्या करना पड़ेगा? हर साल कुछ हो ना हो 50 लाख उसका लोन का अमाउंट है, तो 50 लाख को डिवाइडेड बाई 3 करो तो 16.67 लाख करके 50 डिवाइडेड बाई 3 करो 16.67 लाख करके उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन दी आउटस्टैंडिंग पोर्शन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना सर? बात तो समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए सर, बात समझ में नहीं आए तो मैं पूछ लेना, मैं फिर से बताऊंगा। Since X Limited is the ओनर है ना, X Limited कौन है सर इस बिल्डिंग का, मतलब सॉरी मशीन का, गलती से बिल्डिंग बोले जा रहा हूँ। जो मशीन ये परचेज कर रहे हैं इस ओनर का क्या है, मालिक है कि नहीं है? अरे अगर आप परचेज कर लोगे, बाई कर लोगे तो मालिक बन जाओगे। तो अगर एक्स लिमिटेड बाई कर ले रहा है तो इफ एक्स लिमिटेड इज द ओनर तो इट विल एंजॉय क्या एंजॉय करोगे बोलो तो आप? सर एंजॉय कहा है बात बात में, कहीं हम लोग थोड़ी ना गोवा दीघा जा रहे हैं सर, वही बात। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, वेरी गुड सर। इट विल एंजॉय डीटीएस डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, इट विल एंजॉय आईटीएस इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो जो फुल फॉर्म नहीं जानते, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। माने बिजनेस में डेप्रिसिएशन होने से भी ना बिजनेस को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और डेप्रिसिएशन में एसेट होने से रहेगा। अगर आप लोन ले रहे हो तो उसके लिए इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी बिजनेस का कॉस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के लिए भी टैक्स कम होता है ना। तो आपको यहाँ पर दो बेनिफिट मिल सकता है, एक डिप्रिसिएशन के तहत और एक इंटरेस्ट के तहत। हर बिजनेस को ये मौका मिलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि डिप्रिसिएशन वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू क्या होगा। और एक वैल्यू उनको मिलेगा सर, दैट सैल्वेज वैल्यू। माने मशीन जब लाइफ खत्म हो जाएगा उसके बाद मार्केट में बेचने का पावर आ जाएगा ना। जब आप लीज पे लेते हो, हेलो, जब आप लीज पे लेते हो तो क्या थोड़ी प्रॉपर्टी आपका है? प्रॉपर्टी तो किसी और का है, आप तो रेंट देते हो। तो एंड ऑफ द लाइफ में उसको बेचने का अधिकार आपको नहीं आएगा, एंड ऑफ द लाइफ में उसको बेच के कुछ भी अमाउंट गेन करने का राइट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या बनेगा बात सर, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोग वहां पर कॉस्ट ऑफ लीज निकाल रहे थे, यहाँ पर निकालेंगे सीओबी। सीओबी माने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो बोरोइंग का कॉस्ट क्या क्या है, मैं थोड़ा इसको समरी करता हूँ, मतलब हाँ बोल बोल। একটু উপরটা দেখাবেন? ওপর দেখা দেখো, হ্যাঁ, কাছে নেটওয়ার্ক আছে তো স্যার, একটু আসছি। ঠিক আছে, দেখতে পেয়েছিস? দেখতে পেয়েছিস? হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে, লিখে নিন। ওকে।
डाउन पेमेंट आप जो कर रहे हो सर 10 लाख का, ये आपका कॉस्ट है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल जो अमाउंट आपको पे करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल जो आप रीपे करोगे ना हर साल, उसका प्रेजेंट वैल्यू, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। जो इंटरेस्ट आप हर साल पे करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, हर चीज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है, तभी फाइनेंशियल डिसीजन होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन तभी हो सकता है जब हर चीज को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यही कैपिटल बजटिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी है यहाँ से माइनस क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज, इसको माइनस करना है। ये जो मैंने आपको बताया ये सबको प्लस करो और यहाँ से माइनस करो इसको, ठीक है। बात समझ में आया? ये ब्रैकेट को यहाँ से हटा के डायरेक्टली यहाँ ब्रैकेट, ये सब अमाउंट प्लस होगा और इसको आप माइनस करोगे। दिस इज द माइनस एरिया, ठीक है। सर समझ तो गए, पर कैसे करें सर? अभी ये जो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बताया, अब इसको एक एक करके कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सिंपल है, मैं धीरे ही चल रहा हूँ, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करूंगा। क्वेश्चन आपके पास भी लिखा हुआ है। सर आप डाउन पेमेंट कितना कर रहे हो, कोई मुझे बताए जरा। सर हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं 10 लाख का। स्टेप 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। आप जो प्रिंसिपल जमा कर रहे हो, आपको पता है मैंने प्रिंसिपल दिखाया था होम लोन केस में कि हर लोन का एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है जो बेसिकली मेन अमाउंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, है ना, और इंटरेस्ट होते हैं जो बैंक आपसे चार्ज करते हैं। होम लोन का बताया था कि बैंक पहले आपका जो ईएमआई होते हैं उस पर इंटरेस्ट ज्यादा खाते हैं और प्रिंसिपल को कम एडजस्ट करते हैं, और 10 ईयर के एंड पे उल्टा करते हैं कि प्रिंसिपल को कम यूज करते हैं, मतलब इंटरेस्ट को कम यूज करते हैं और प्रिंसिपल को ज्यादा रीपे करते हैं। ये होम लोन का कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं होम लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। तो हम लोग ठीक है अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना हमारा क्वेश्चन हमें पूछा है हम लोग बस उतना बात करेंगे। हम लोग बस जितना क्वेश्चंस पूछते हैं उसके ऊपर ही बेस करके चलेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट, सर याद करो कि आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना है, 50 लाख आपका था, 50 लाख का आपका लोन है, डिवाइडेड बाई 3 किया ना, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 3 करके आपका क्या बना, 16.67 लाख हर साल आपको भरना है। ये जो 16.67 लाख है ना, इसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो 16.67 लाख को अगर आप प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर करते हो, माने कहना ये चाहते हैं, अगेन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, एवरी ईयर 16.67 लाख करके पे करते जाओगे, ठीक है। मार्केट में इंटरेस्ट 10% करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 3 साल के लिए, उसका आज का वैल्यू क्या होगा? जो आप 1 साल बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, 3 साल बाद करोगे, है ना, 16.67 आपको अभी थोड़ी करना है, 1 ईयर लेटर, 2 ईयर लेटर, 3 ईयर लेटर, एवरी ईयर एंड में, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट दे दिया है सर 10% करके 3 साल के लिए। तो क्वेश्चन आपको बस इतना पूछ रहे हैं कि भाई 16.67 का आज का वैल्यू क्या होगा 10% रेट में 3 साल, ठीक। जैसे आपने यहाँ पर जो रेंट का कॉन्सेप्ट था, जो रेंट का कॉन्सेप्ट था 21 लाख का रेंट आप हर साल भर रहे हो, है ना, प्रेजेंट वैल्यू करके, बिकॉज बाकी अमाउंट तो टैक्स का बेनिफिट लिया, इसलिए हम लोग 21 लाख का निकाले। तो 21 लाख आप हर साल भरोगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन उसका आज का वैल्यू क्या होगा? आप नॉर्मली हिसाब करके देखो, रेंट आप जब भर रहे थे 21 × 3 करके ही देखो आप, फिर भी आपका 63 लाख होते हैं, लेकिन उसका आज का वैल्यू हो रहा है 52.23 लाख। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बता आपको,
ठीक है। तो एग्जैक्टली 16 करके अगर आप एक साल बाद भरते हो 41.45 कतो 41.45 lakh. हाँ सर 41 पॉइंट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, 41.46 आई थिंक लाख, हाँ सर 46 है. वेरी सर, वेरी गुड, वेरी गुड। 16 लाख करके बात को समझे, 16.67 करके आप ईयर एंड एक साल बाद पे करोगे, है ना, 1 ईयर लेटर पे करोगे, फिर 2 साल बाद भी पे करोगे, फिर 3 साल बाद भी सेम अमाउंट पे करोगे, तो मोटा मोटी देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 50 लाख पे कर रहे हो आप। लेकिन इस 50 लाख का आज का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, इस 50 लाख का आज का वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट में क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट 10% है और 3 साल टाइम पीरियड है। मतलब जो अमाउंट आप 3 साल में पे करोगे आज 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 खड़े होके डाउन द लाइन 3 साल आगे सोचने को बोल रहे हैं, उसका आज का वैल्यू क्या है। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कैलकुलेटर में क्या करना है आप लोगों को पता है, जो ऑलरेडी संपत ने मुझे आंसर बता दिया। आपको अगेन वही 10 डिवाइडेड बाई 100 करना है। सर इसको ना भी कर सकते हो आप, +1 कर सकते हो, 10% रेट है चलो इसलिए 1.1 आ गया। अब इस 1.1 को डिवाइड करना है कैलकुलेटर में, इक्वल देना है, ठीक है, इक्वल देना है, m प्लस करना है, फिर इक्वल देना, फिर m प्लस करना, फिर इक्वल देना, फिर m प्लस करना, 3 बार हो गया। फिर मेमोरी रिकॉल करना है और जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा इसको 16.67 के साथ इंटू कर दो। मेरा गलत आ गया, पता नहीं सर मेरे कैलकुलेटर में क्या हो जा रहा है, बट आप लोगों का सर 2.4868 ही होगा सर. 41.46 ही होगा, लेकिन फैक्टर कितना हो रहा है रे? सर 2.4868 आगे तो ही होगा सर. हाँ सेम फैक्टर होगा जो पहले था 2.48, 1.1 डिवाइड डिवाइड एक बार m प्लस 3 बार, यानी क्या हो जाता है ये कैलकुलेटर में। मेमोरी तो ठीक है, एक बार मैं और एक बार ट्राई करता हूँ, इस पे क्यों नहीं होता मुझे समझ में नहीं आता। 1.1 नॉर्मल हर कैलकुलेटर में होता है, डिवाइड डिवाइड हाँ अब आ गया ना 2.486, यस आया है। सर यहाँ पर ना कुछ मेमोरी में ऐड हो जाता है जो मैं डिलीट करना भूला, यही दिक्कत था, मेमोरी में डिलीट करना चाहिए। तो 2.4868 के साथ इंटू क्या करें, 2.4868 के साथ क्या इंटू करेंगे, 16.67, 41.455 है तो माने 41.46 होगा, 41.46 लाख। सर इसका क्या माने, क्या है इसका, इसका मतलब क्या है। फिर इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा आप 3 साल मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे पे करोगे, सेकेंड ईयर के एंड पे पे करोगे, थर्ड ईयर के एंड पे पे करोगे, 10% रेट में 3 साल का, उसका आज का रेट प्रेजेंट वैल्यू है 41.46। इसका डिटेल्स एनालिसिस बार बार बोल रहा हूँ, टाइम वैल्यू और मनी देखो, क्लियर हो जाएगा कैसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा मैं आशा करता हूँ कि कैलकुलेशन में किसी को कोई मतलब डाउट नहीं है, ठीक है, या दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्विंग की तरफ बढ़े, ठीक है सर। सवाल कैलकुलेशन क्लियर तो, क्या किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, बोल दो सर, अगर है तो मैं अभी भी समझाने के लिए पेशेंस है, मैं बता दूंगा। ओके सर, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, एक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का प्रेजेंट वैल्यू है 41.46 और दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ लीज का 52.23। अब अभी भी खेल बाकी है सर बोरोइंग में, सर खेल खत्म कब होगा, सर हो जाएगा बहुत जल्द, हम लोग खेल खत्म करेंगे। स्टेप 3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट भी तो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व। सर ये सब एनपीवी का कॉन्सेप्ट है। सर कितना साल का आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, एक फॉर्मेट बिल्डअप कर लो,
अमाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 15%। कितना इंटरेस्ट है बैंक का? क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्वेश्चन आपको गिवन था, इंटरेस्ट रेट है 15%। ये देखो इंटरेस्ट रेट है 15%, क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता के रखा था। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ईयर्स, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट है 15%। और क्या है सर? प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% में, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% में क्या होगा सर? समझा नहीं ना? चलो मैं समझा देता हूँ। आपका ये 3 साल का डेटा है जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपका लोन अमाउंट कितना है? 50 है ना? क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हो? प्लीज टेल मी कि 15% रेट में, 15% रेट में आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है? हाँ सर। 7.5. सर 7.5। सर 50 लाख में से, 50 लाख में से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 7.5। हाँ सर। अच्छा, 50 के ऊपर 15% चार्ज हुआ। सेकेंड ईयर में आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना होगा? सर आपको एक चीज बताओ, ये जो बैंकिंग बिजनेस में ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना, हेलो, ये जो HDFC के साइड में आप ये जो देख रहे 42.7. हो ना, हाँ सर वही। हाँ कहो तो 30। 42.7 amount बस outstanding. थोड़ा थोड़ा सोच के बता सर। एग्जैक्टली जैसे बैंक यहाँ पर सॉल्व करके रखा है ना, वैसा ही हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक जैसे बैंक सॉल्व करके रखा है वैसा ही आप लोग बैंकिंग, बैंक वगैरह में जॉब करोगे, जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक से बताओ, कोई तो बताओ कि सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? था नील। So 25.83. 20। 5.83. ना रे बाबा ना, ना रे बाबा ना। कितना होगा? एक बोल में ना। Sir, 33.33. थैंक यू सर, थैंक यू। 33.33। संभव गोल खा गया क्या? अरे 50 लाख में से, Sir, बोलो. 50 लाख में से तुमने 3 साल के एवरी ईयर के एंड पे कितना करके प्रीपे करते हो? प्रिंसिपल रीपे कर देते हो ना? 16.6 करें. तो अगर 50 लाख में से ईयर एंड में 16.67 दे देते हो तो सेकेंड ईयर तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? अच्छा ना सर, 7.5 मैंने तो इंटरेस्ट का बात भी निकला, वही करूँगा. मैं आपको बोला ना कि हम लोग जैसे बैंकिंग सिस्टम में ऐसे यहाँ पर कैलकुलेशंस है, बैंक जैसे यहाँ पर कैलकुलेशंस किया है एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं जैसे बैंक ने यहाँ पर शो किया, जस्ट लाइक दैट। देखो बैंक ने वही किया। 25 लाख का ओपनिंग था, है ना? इसमें आपका EMI वैल्यू है जो आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के है, ठीक है? अब तुमको इंटरेस्ट भी माइनस करना है, प्रिंसिपल भी माइनस करना है, तब जाके तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब नेक्स्ट ईयर का जो बैलेंस बन रहा है ये फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है, तो फर्स्ट ईयर आपने प्रिंसिपल पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, तब जाके तुम्हारा ये बैलेंस आएगा, ठीक है? बट हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल के ऊपर बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? तो 33.33 आपका सेकेंड ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इसके 5 ऊपर, लाख. इसके ऊपर 15% चार्ज करो। 5 लाख की थोड़ा कम है। सर 4.499 समथिंग. 33.33 इंटू 15%, 4.9995, यू कैन से 5% चलेगा सर। मैं इसको 4.9 ले लेता हूँ, ठीक है? 99। थर्ड ईयर के एंड में क्या बैलेंस रहेगा?
16.67 16.67. 16.67 का 15% कितना हो जाएगा? 2.5। चेक करके बताना मुझे। So 2.5. ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, ये जो इंटरेस्ट आया है ना 7.5, 10% रेट में, 10% रेट में 1 साल का 7.5 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है ये निकालो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 7.5% इंटरेस्ट तुम ईयर एंड में भरोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको तुम्हें बोला जाए कि भाई 7.5 का आज का वैल्यू क्या है 10% रेट में, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो प्लीज टेल मी कि 7.5 का आज का वैल्यू क्या होगा, 4.99 का आज का वैल्यू क्या होगा, 2.5 का आज का वैल्यू क्या होगा। कैसे होगा कैलकुलेशन? टेन डिवाइडेड बाई 100 अगेन कितना होता है? 0.1 प्लस 1 1.1 मैंने 1 टका लगाने से 1 टका 10 पैसा, इसको डिवाइड करो फिर इक्वल मारो। ये जो आया ना सर, ये आपका फर्स्ट ईयर का फैक्टर है, इसके साथ आप 7.5 को इंटू करो, देखो आपका आएगा 6.81। माने 7.5 जो आपका 1 साल बाद का इंटरेस्ट है, उसका 10% रेट में आज का वैल्यू है 6.81। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो आप, 7.5% एक्चुअली 6.82, 4.13, 1.88. वेरी गुड सर, 6.82, 4.12 एंड 1.8। 8. ये सब क्या है सर? ये सभी इंटरेस्ट रेट का प्रेजेंट वैल्यू है। जैसे मैंने 7.5 का निकाला, सिमिलरली आप नेक्स्ट वाला निकाल लो। बता देता हूँ क्या करना है। ये 10% माने 1.11, 1.11 तो रेट समझ में आ गया ना, सॉरी 1.1 कैसे आया? डिवाइड डिवाइड इक्वल मारो, एक इक्वल से एक फैक्टर आया, 1 साल का, 2 साल का फैक्टर ये होगा 0.8264, इसके साथ इंटू कर दो 4.99, 4.12 आएगा। क्या आ गया सर? ये माने क्या है सर? माने बहुत सिंपल है, टाइम वैल्यू मनी का बात है। इसका माने यही है कि 4.99 जो आप 2 साल बाद पे कर रहे हो ना, उसका आज का वैल्यू 10% रेट में ये है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रेजेंट वैल्यू में 10% बोला है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% बोला है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू से हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो 1 साल बाद का वैल्यू है उसको आज में कन्वर्ट करो, तो जो 2 साल बाद का वैल्यू उसको आज में कन्वर्ट करो, जो 3 साल बाद का वैल्यू उसको आज में कन्वर्ट करो। बस यही खेल चल रहा है। टोटल करके मुझे बताओ ना, 12.80 लाख, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हम लोग एकदम काम पे जुट गए सर। डाउन पेमेंट हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आईटीएस एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलवेज। चलो ये भी स्टेप बाकी है। स्टेप 4, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना है। क्वेश्चन में देखो एसएलएम बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड, 60 लाख का मशीन है, सैलवेज है 15 लाख। सैलवेज माने ईयर एंड में वैल्यू, लाइफ खत्म होने के बाद आपका मशीन का वैल्यू है 15 लाख, लाइफ है 3 साल का, तो 45 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका डिप्रिसिएशन पर ईयर है 15 लाख का। ठीक है तो फिर डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड क्या निकालेगा? सर डिप्रिसिएशन कितना बोला है? क्वेश्चन में कुछ डिप्रिसिएशन बोला है? सर डिप्रिसिएशन पर ईयर निकाल लिए हम लोग। सर डिप्रिसिएशन के कारण टैक्स कितना बचेगा? सर टैक्स रेट है 30%, तो बिकॉज ऑफ योर डिप्रिसिएशन टैक्स सेव होगा, तो 30% आपका टैक्स है, 30% ऑफ 15 लाख, तो 15 लाख के कारण आप कितना टैक्स सेव कर लोगे? 4.5 लाख का टैक्स सेव कर लोगे। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीटीएस क्या बन जाएगा? 4.5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, हर साल का डिप्रिसिएशन है आपका 4.5 लाख, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। हर साल बिजनेस 4.5 लाख करके एक्चुअल डिप्रिसिएशन क्या करेगा? सेव करेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड डीटीएस, सॉरी डीटीएस, तो 4.5 लाख जो आपको
1 साल 2 साल 3 साल बाद जो आपको मिल रहा है उसका आज का वैल्यू चाहिए 10% कमा 3। तो प्लीज कैलकुलेट अगेन सेम प्रोसेस, जस्ट फॉलो द रूल्स। 1.1 डिवाइड इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस इक्वल m प्लस। मेमोरी रिकॉल करो 2.4868 पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है, इसके साथ इंटू कर दो 4.5 11.19 11.19। थैंक यू सर। 11.19 क्या है? ये 11.19 है डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड का प्रेजेंट वैल्यू है, जो आपको हर साल आपका जो वैल्यू बन रहा था 4.5 लाख करके, उसको आप आज में कन्वर्ट करिए। तो आज में कन्वर्ट करने से 4.5 लाख एवरी ईयर का वैल्यू है, उसको आज में कन्वर्ट कर दिए तो 11.19 हुआ। और प्रेजेंट कन्वर्ट करने का जो रेट है वो 10%। ठीक है सर, बार बार बोल रहा हूँ, जिसको ऐसा लग रहा है कि सर हमें पीबीए समझ में नहीं आ रहा है, कि हमें प्रेजेंट वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं हुआ। और अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी तक नहीं किया तो आपने बहुत बड़ा गलती करके रखे हो सर, अपना गलती सुधार लो। मैंने या तो बैकअप लेके कर लो, जो भी डाउट है पूछ लो मुझे। अच्छा हो गया, डीटीएस हो गया, स्टेप 5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आईटीएस। आईटीएस माने इंटरेस्ट टैक्स शीट। ठीक है, इंटरेस्ट टैक्स शीट कैसे कैलकुलेट होगा? ईयर्स। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट के कारण भी आपका टैक्स टैक्स में बचत होता है, पता है आपको? चलो प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलो कोई भी एक कंपनी का फाइनेंशियल डेटा उठाना पड़ेगा, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा उठा लेता हूँ। चलो जो सामने दिखे उसी को ले लेता हूँ। रिलायंस सामने आया तो रिलायंस को ही ले लिया सर। रिलायंस का फाइनेंशियल डेटा में मैं जाता हूँ, जाके मैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट ले लेता हूँ। लेटेस्ट 2023 का डेटा चेक करो आप। बिजनेस ने रेवेन्यू कमाया 8,91,294 करोड़ का। बिजनेस ने रेवेन्यू से सब एक्सपेंस को माइनस किया। माइनस करने के बाद इसका प्रॉफिट आया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दिस अमाउंट 1,54,691। अगेन बिजनेस ने क्या किया, यहाँ से डिप्रिसिएशन माइनस किया। लुक एट सर, 40,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन रहा है, 40,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन रहा है। अगर ये डिप्रिसिएशन ना होता तो बिजनेस को, रिलायंस को 1,54,000 पे टैक्स देना पड़ता, लेकिन जस्ट बिकॉज 40,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन है तो उसका टैक्स वैल्यू कम हो जाएगा। तो देखो न्यू प्रॉफिट आ गया 1,14,000, लेकिन 1,14,000 में भी इंटरेस्ट है। लुक एट हियर, बिजनेस ने मार्केट से जो लोन लिया था उसका 19,000 करोड़ का लोन दिया है, इंटरेस्ट भरा है। इंटरेस्ट भी टैक्स शील्ड जनरेट करेगा, इंटरेस्ट के कारण भी रिलायंस को टैक्स में सुविधा होगा। तो कहाँ प्रॉफिट था? 1,54,691। हाँ सर, 1,54,691। वहां से डिप्रिसिएशन भरा 40,000 का, 19,000 का इंटरेस्ट भरा, तब जाके प्रॉफिट आया 94 का। ये क्या है? पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर वो टैक्स भर रहा है 28,000 करोड़ का। समझ रहे हैं सर? अगर अगर बिजनेस में ये डिप्रिसिएशन ना होता, अगर ये इंटरेस्ट अमाउंट ना होता, तो क्या 28,000 करोड़ का डिप्रिसिएशन टैक्स होता? अरे इसके ऊपर 30% लगाओ, 1,54,691 पे 30% लगाओ। कम से कम 46,000 करोड़ का टैक्स होता, कम से कम 46,000, 46,000 करोड़ का टैक्स होता, जहां पर टैक्स कोड पड़ा है 28,000 करोड़ का। यानी कितना टैक्स बचा बोलो? हेलो, कितना टैक्स बचा बोलो? 18,000 करोड़ का टैक्स में बचत हुआ है। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ पढ़ नहीं रहे, देख भी रहे हैं। सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं सर, रियल सिचुएशंस में देख भी रहे हैं।
आप लोग भी रिलायंस को कैलकुलेट कर लिया ना? अरे पूछा गैलो की गैलो ना। समझ में आया कि नहीं आया? तथा संभव बोलो से नील। Yes, sir. ओके सर। 1 2 3 3 साल का डेटा है। इंटरेस्ट कितना है सर? 7.5। 7.5 आपका 15% का इंटरेस्ट था। 7.5 पे आपका 30% का टैक्स बचेगा यहाँ पे, है ना? इसमें 4.99 पे 30% का टैक्स बचेगा। इधर आपका 2.5 पे 30% का टैक्स बचेगा। ठीक है, ये सब आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। इसके ऊपर 30 करके टैक्स आपका सेव होता जाएगा। तो कुल मिला के आप कैलकुलेट करो, आपको मिल जाएगा। प्लीज डू इट योरसेल्फ। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट करो और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। कैलकुलेट करो और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो, करके देखो तो कितना आ रहा है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे करूँगा? बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कितना है इंटरेस्ट का, 12.80 लाख। तो 12.80 सर कहाँ मिला था? ये देखो, ये रहा। यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो 12.80 लाख इंटू 30% कितना होता है? 3.84। ठीक है, 12.80 इंटू 30%, इसका कितना बचता है आपका? शॉर्टकट कितना बन गया? 3.84 लाख आपका हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स रेट। ठीक है, ये हो गया। लास्ट स्टेप है सर, स्टेप 6, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज क्या होता है? मशीन को ईयर एंड में जब लाइफ खत्म हो जाएगा तब मार्केट में बेचना है। 15 लाख का इसका सैल्वेज था। डिवाइड करो इसको 1.1 होल डिवाइडेड बाई 3, मिल जाएगा। सर माने? सर माने बहुत सिंपल है इसका। 10% रेट में 3 साल में 15 लाख का वैल्यू क्या होता है? कैलकुलेटर में ऐसे करो। आपको पता है कि मार्केट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो 1.1 डिवाइड डिवाइड इक्वल्स एक बार, ठीक है, 2 बार, 3 बार। 3 साल में आपका 15 लाख का प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगा? इसको इंटू कर दो 15 के साथ, 11.27 लाख। सर इसका माने सर जो 15 लाख आपको 3 साल बाद मिलेगा 10% रेट में, उसका आज का वैल्यू ये होता है। माने हम लोगों ने क्या किया? जो हम लोग फ्यूचर में देख रहे थे वो हर चीज को आज में कन्वर्ट कर दी। बस काम खत्म, पैसा हजम। अब रियल फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे करो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या होगा? सारे प्लस अमाउंट को प्लस करो। 10 लाख का डाउन पेमेंट, 41.46 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल रीपेमेंट। स्टेप 3 क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट 12.8। यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस करो। क्या और क्या माइनस होगा? स्टेप 4 माइनस होगा ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कितना है? 11.19। यहाँ से माइनस करो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, कितना है? 3.84। यहाँ से माइनस करो सैल्वेज, कितना है? 11.27। जो वैल्यू आएगा वही आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होने वाला है। क्या हो रहा है? कितना वैल्यू आ रहा है? কত হচ্ছে রে কস্ট অফ বরোইং? 37.99 37.98 लाख। ठीक है, 96 मेरा आ रहा था। ठीक है, 37.96 और 978। ठीक है, फ्रैक्शन का डिफरेंस। तो 37.98 लाख आपका प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो रहा है। कॉस्ट ऑफ लीज कितना था?
52.23 क्या करना चाहिए? रेंट में लेना चाहिए नहीं होगी सर। सर? खरीद लेना चाहिए, बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि बाई करने से ही बिजनेस को फायदा है। रेंट पे लेने से बिजनेस को काफी ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। और ये है प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो क्या मतलब निकला, क्या एडवाइस दोगे? सिंस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस देन कॉस्ट ऑफ लीज, firm should take a loan and buy the machine। ठीक है सर, सिमिलर पैरामीटर में आप होम लोन कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? माने अगर आज की डेट में आपको बोला जाए कि भाई एक घर है, घर का वैल्यू है 35 लाख का, ठीक है, बात को समझे। 35 लाख का एक होम है आपके सामने, आपको लेना है, और उसको आप लोन में लेते हो तो 10 लाख का डाउन पेमेंट करोगे, 25 लाख का क्या करोगे, 10 लाख डीपी करोगे, 25 लाख लोन लेना चाहते हो। इंटरेस्ट रेट 9% है, 25 साल के लिए मानो या 20 साल के लिए मानो, ठीक है। ये आपका ईएमआई पड़ेगा, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपका इंटरेस्ट है, जो आप 20 साल से बैंक को पे करोगे। आपका अल्टरनेट वन ये है। अल्टरनेट टू क्या हो सकता है? आप रेंट पे रह लो भाई, घर लेने का क्या जरूरत है? आपका मंथली रेंट मानो पड़ रहा है 20,000, 20,000 या 15,000, ठीक है। आप अलग अलग हिसाब करके देख सकते हो। आप हिसाब करके देखो कि आपको फायदा क्या है। কি করতে পারবি কি পারবি না? बोलो सर, कर पाओगे ना? इट्स पॉसिबल टू कैलकुलेट, अगर बाकी डेटा भी दिया जाए तो। हाँ ठीक है, मैं आपको सिमिलर एक क्वेश्चन बना के आपको शेयर करूंगी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये भी सॉल्व कर पाओगे। हाँ, और किसी को भी सजेस्ट कर पाओगे, ठीक है, कि घर लेना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि घर को रेंट पे लेना और घर को बाई करना, दूसरा और भी कुछ चीजें दिमाग में आते हैं, बट अगर कॉस्टिंग वाइज और फाइनेंस वाइज देखा जाए, ठीक है, तो फिर क्या करना सही रहेगा, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अच्छा, एक नोट आप यहाँ पर लिख लो तो, जो मैं क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराया। इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन, अगर मानो कोई भी क्वेश्चन में एग्जाम सिचुएशंस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है, तो फिर हम लोग डिस्काउंट रेट माने प्रेजेंट वैल्यू रेट क्या मानेंगे? डिस्काउंट रेट वुड बी केडी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, माने लोन का जो इंटरेस्ट होगा उसको लेंगे। तो कैसे होगा? दैट इज इंटरेस्ट रेट। केडी माने इंटरेस्ट रेट, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उसको लिया जाता है। इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं जानते हो? इन आवर क्वेश्चन 15% दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको 15% नहीं लेंगे, इसको हम लोग आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर टैक्स केडी कैसे निकालेंगे? 15% रेट है इंटू 1 - टी, मैंने फॉर्मूला ऐसा है सर। फॉर्मूला कैसा होगा? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी। इंटरेस्ट रेट कितना है? 15, 15 इंटू 1 - टैक्स, टैक्स कितना है? 30, कितना हो जाएगा? 10.5। मैंने प्रेजेंट वैल्यू को हम लोगों ने 10% में सॉल्व किया। अगर किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू नहीं दिखे, तो आप इस तरह से केडी को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके, केडी को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके ले सकते। ठीक है, समझ में आया ना सर? लीज वर्सेस बाई, बोलो।
কিরে সব বোঝা গেছে? यस सर। ठीक है सर। तो ऐसे होते हैं सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं आशा करता हूँ कि लंबा चर्चा रहा है इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल बजटिंग पे। अभी आगे बस प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस का। जितना अलग अलग प्रैक्टिस करोगे और बढ़िया रहेगा। बट जिस तरह से क्लास में ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया गया, लिखाया गया, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो ना, थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इवन बड़ा क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस हाँ, ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस हाई लेवल रहेगा, हाई लेवल कॉन्फिडेंस। दुनिया का ऐसा कोई फाइनेंस का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे सॉल्व ना हो, है ना। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर उसके लिए मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन थोड़ा प्रोवाइड करूंगा, जिसको आप घर पे बैठे बैठे सॉल्व करना और मेरे से आंसर लेके मैचिंग करना। इस तरह से आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम, इन योर लाइफ के लिए भी, जिंदगी के लिए भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, फाइनेंस क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस भी है और लाइफ ब्लड ऑफ तो घर का बात भी है सर। हर घर की कहानी। सर आपने कहा था कि आज आप कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, मैंने कहा था, तो क्यों ना स्टार्ट किया जाए। सर दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगातार एक साथ चर्चा में चलना चाहिए। सर एक है आपका फाइनेंशियल डिसीजंस में फाइनेंसिंग डिसीजन। अब इतना देर से मैं आपको क्या समझाने जा रहा था? मैं इतना देर से आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल बजटिंग समझाया जा रहा था, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग समझाया जा रहा था। अब मैं आपको किधर लेके जा रहा हूँ? अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फाइनेंसिंग डिसीजंस में, जिसका दूसरा नाम है लेवरेज। क्या नाम है? लेवरेज। और साथ में क्या पढ़ेंगे सर? फाइनेंसिंग डिसीजंस में कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैसे बात करोगे इसे हम लोग? क्या बोलेंगे? टॉपिक को क्या बोलेंगे? लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों ही फाइनेंसिंग डिसीजंस। इवन इस टॉपिक को करके जो लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी बहुत फायदा होता है। नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो लोग अरे इसमें पैसा लगाते हैं, बिटकॉइन में पैसा लगाते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, गोल्ड में पैसा लगाते हैं, सबको फायदा, सबको फायदा। अगर आपको ये नॉलेज मिल गया कि आखिर कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे किया जाता है, आपको मैं क्या बताऊं सर, जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने बेसिकली नॉलेज मिल गया, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल उसको जिंदगी में अप्लाई कैसे करते हैं। कंपनी तो चलाते हैं बहुत लोग, बट हर कोई चला नहीं पाते ना सर, बिकॉज वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी कंपनी का फाइनेंस को अगर समझना है, फाइनेंस को समझना है, चाहे रिलायंस हो या फिर इंडिगो, आईटीसी हो या मारुति, ठीक है, स्टेट बैंक हो या टीसीएस, हर कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करने का दम आप पे होगा, इतना गारंटी दे सकते। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल डेटा आपके सामने कोई भी कंपनी का रख लिया जाए, आप उसको आराम से चेक भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो, बेसिकली डेटा को एनालिसिस कर सकते हो और फाइनेंसिंग डिसीजंस में अपना बुद्धि को यूज कर सकते हो। ठीक है, तब ना फायदा। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर काम ही नहीं कर पाया, कंपनी सेक्रेटरी अगर डिसीजन में पार्टी नहीं बन पाया, या कॉस्ट अकाउंटेंट अगर कुछ समझा ही नहीं पाया कंपनी को, तो क्या फायदा सर। हेडिंग करो, टॉपिक का नाम है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है रिस्क अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको फंडामेंटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बट हाँ, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स पे बात नहीं करेगा, ये किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल मैटर में, किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बात करें। ठीक है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में। सर हर टॉपिक में आप ऐसे ही बोलते हो। सर क्या मैं गलत बोलता हूँ? अगर गलत बोलता हूँ तो बोलो कि सर आप गलत बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो लेवरेज है, लेवरेज में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली रिस्क को, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क को कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, तीन तरह का लेवरेज होता है। लेवरेज का दूसरा नाम है रिस्क। एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज, एक होता है कंबाइंड लेवरेज। तीनों लेवरेज समझेंगे। ठीक है,
ओवरऑल कहा जाता है लेवरेज, जो बेसिकली किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल करने का एक बहुत ही बड़ा तरीका है। अब इसमें आपको और भी कुछ समझना पड़ेगा, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के पीछे का मेन कारण जानते हो? क्यों आप हर किसी को, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आप एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, ठीक है, चाहे आप एक एमबीए फाइनेंस हो, टॉपिक भी क्या नाम दिया, एमबीए फाइनेंस, क्यों दिया? क्यों दिया? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण। पूरा एमबीए फाइनेंस ही फाइनेंस पे डिपेंड है। अकाउंट्स जिनको नॉलेज है वही एमबीए फाइनेंस में अच्छा करते हैं, और अकाउंट भी हल्का सिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है, चाहे आप हार्डकोर फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंस एंड लॉ पार्ट मिला के कंपनी सेक्रेटरी, या फिर एमबीए फाइनेंस, कुछ भी करो भाई, एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस तो मैनेज करना ही है, फाइनेंस के साथ तो जोड़ना ही है। और फाइनेंस क्यों जोड़ना है? बिकॉज हर बिजनेस का, हर इंसान का जिंदगी का एक ही मकसद है, मैक्सिमाइज वेल्थ, है ना? हर देश का भी यही कहानी है, चाहे देश किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर में चले, चाहे कंट्री सोशलिस्टिक हो, मैंने चाइना जैसा, रशिया जैसा, चाहे कंट्री फ्री इकोनॉमी हो, मैंने जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, और एक नाम है इसका फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, और क्या नाम है इसका? सोशलिस्टिक एंड, नाम भूल गया मैं। एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरा मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, इसका और एक नाम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा मुझे? मैंने बेसिकली प्राइवेट प्लेयर भी अपने अपने हिसाब से रोल प्ले कर सकता है। सोशलिस्टिक में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। चाहे इकोनॉमी फ्री हो, जैसे अमेरिका जैसे इकोनॉमी, इंडिया कैसा है, दोनों का मिक्स है। इंडिया में सोशलिस्टिक भी चलता है और मार्केट इकोनॉमी भी चलता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि चाहे कंट्री कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू से चले, डजेंट मैटर ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो, मैक्सिमाइज ऑफ वेल्थ जरूरी है ना? जैसे चाइना को देखो, रिसेंट ट्रेंड में अगर कोई कंट्री एग्जाम्पल बना है वेल्थ मैक्सिमाइज में, नो डाउट चाइना का नाम है, ठीक है। मैं कंट्री वाला बात ज्यादा नहीं करूंगा। हियर वेल्थ मीन्स मार्केट वैल्यू, value is directly related to performance of company and inversely related to expectations of investors. इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन अबाउट कंपनी, और कंपनी अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। इन टर्न एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर इज डिपेंडेंट ऑन रिस्क ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टर कौन? जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन डिपेंड करता है कि कंपनी का रिस्क कितना है। तो जिस कंपनी में हमारा आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उस कंपनी कितना रिस्की है। Therefore, to maximize value, company should try to manage its risk. अगर कंपनी को अपना वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, तो कंपनी को सबसे पहले अपना रिस्क को मैनेज करना होगा। एंड दिस रिस्क में बी बिजनेस रिस्क, दिस रिस्क में बी फाइनेंशियल रिस्क, और दिस रिस्क में बी बोथ। जैसे रिसेंटली एक बड़ा एग्जांपल बना है, कंपनी का नाम है अदानी। बहुत लोग जानते हो, आप में से काफी लोग स्टॉक मार्केट क्लास भी करते हो, सो मुझे दिक्कत नहीं होगा आपको बताने में, जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हो। जो नहीं करते हो कोई बात नहीं सर, आप भी समझ जाओगे। बट अदानी को लेकर रिसेंटली बहुत बड़ा सवाल उठा है कि ऐसा कहा गया है कि अदानी का बिजनेस काफी रिस्की है, और ऐसा भी कहा गया कि अदानी का फाइनेंशियल जो पोजीशंस है उसमें काफी रिस्क देखा जा रहा है, ड्यू टू इट्स लोन एक्सपेंसेस, ड्यू टू इट्स लोन एक्सपेंसेस। मैंने अदानी के बिजनेस पे काफी लोन का मात्रा इतना ज्यादा है कि इन्वेस्टर के लिए खतरा है, सिंपल कहने का मतलब। और एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी जिसका नाम है सर हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस लिखने से ही आ जाएगा अदानी, देखा? इतना बड़ा बात है आज के डेट में कि अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग एक बहुत बड़ा न्यूज बन के रहा। अभी भी सेबी इसका रिपोर्ट जमा करने में टाइम लिया है। मतलब हिंडनबर्ग रिसर्च का मानना है कि अदानी का बिजनेस काफी रिस्की है। अब अदानी बोल रहे कि नहीं, हिंडनबर्ग गलत बोल रहा है। अब ये सब्जेक्ट टू प्रूवमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, सेबी इसके ऊपर काम कर रहा है। अब देखा जाएगा कि कौन सही निकलता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु,
अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सीरियसली बिजनेस रिस्क पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर पाना, फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। इंटरनली मतलब जो बिजनेस के अंदर है, मतलब अगर आप कंपनी का CFO हो, CEO हो, CS हो, चार्टर्ड हो, CMA हो, या फिर एक्सटर्नली अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक लोन प्रोवाइडर हो, हर केस में आपको समझना चाहिए कि भाई कंपनी कितना रिस्की है और कितना रिस्की नहीं है। नहीं तो पैसा दोगे, लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट करोगे कंपनी डूब जाएगा। हाँ या ना? अरे बात समझ में आ रहा है? कि বোঝে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? जैसे रिसेंटली एक कंपनी है यस बैंक। Yes, sir. यस बैंक ऐसे ऐसे कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है, ये बैंक है, इसका बैंकिंग बिजनेस फेलियर हुआ है ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस ऑफ हिज लोन। यस बैंक का शेयर कभी मार्केट में 400 टका में चलता था 2019 में, अभी यस बैंक का शेयर का दाम 16 टका में चल रहा है, 16 रुपीज ऑनली। क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है बोल के यस बैंक अभी भी बचा हुआ है। स्टेट बैंक ने इसका शेयर खरीद लिया है और काफी कंट्रोल कर लिया है, बट यस बैंक ने ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दिया जो बिजनेस अल्टीमेटली फेलियर रहा। अनिल अंबानी का बिजनेस, बिग बाजार, जी जी का बिजनेस बहुत फेलियर रहा है लास्ट 10-15 सालों में। तो ऐसे बिजनेस को लोन देना जो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या हो गया ना, बिजनेस रिस्क हो गया, और बिजनेस रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी हो गया, और साथ में ये खुद खुद बैंक होकर भी फाइनेंशियल रिस्क में पड़ गया। गलत इन्वेस्टमेंट। यानी ये लोन दिया है, बट लोन भी तो इसका मेन क्या है, ही तो इनका बिजनेस है। तो गलत लोगों को लोन देना। अच्छा, हम लोग जब कंपनी में पैसा लगाते हैं, जैसे हम लोग अगर यस बैंक में पैसा लगा के रखा है किसी ने पहले से, तो जब शेयर का दाम 400 टका था, उसके बाद में उसने कुछ देखा नहीं और धड़ाधड़ शेयर गिरता गया, तो क्या हुआ? लॉस। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल हुआ ना सर, कि बिजनेस रिस्क को इंटरनल हो या एक्सटर्नल समझना पड़ेगा। It refers to risk associated with the firm's operation. It is the uncertainty about the future operating income. That is how well can the operating income be predicted. किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? ऑपरेटिंग इनकम माने बिजनेस का फाइनेंशियल ऑपरेशन से पहले, सिर्फ ऑपरेशन करके, मतलब लोन इंटरेस्ट पे करने से पहले बिजनेस अपना नॉर्मल क्रेडिटर का पैसा, नॉर्मल वेरिएबल खर्चा उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। अगर हाँ तो बिजनेस ठीक है, अगर ना तो भी चिंता का विषय है। बिजनेस रिस्क माने ऑपरेशनल रिस्क। एग्जांपल के तौर पे मुझे एक कंपनी का नाम याद आ रहा है सर, जेट एयरवेज। बहुत सारा नाम याद आ रहा है, किसका बताए और किसका नहीं, तो मेरे दिमाग में जेट आ गया तो जेट ही बता देते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने? जेट का फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे 2019 में आपको आसमान में जेट एयरवेज देखना बंद हो गया, अभी आसमान में नहीं दिखता है, जेट का फ्लाइट अभी ऑपरेशन बंद है। बात चल रहा है, एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, मुंबई बेस्ड एक कंपनी है, बात चल रहा है कि फिर से शायद ओपन होगा, लेकिन ये डर रहा है क्योंकि इसका मार्केट में लोन हाई है, और आप 2019 से इसका हालत देखो सर, 5,500 करोड़ का लॉस 2020 में, अब 19 में ऑपरेशन बंद करने के बाद लॉस थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि इनका मेन प्रॉब्लम यहीं पर रहा है सर, ऑपरेशनल कॉस्ट पे ही उठा नहीं पा रहे हैं, लोन तो दूर का बात है, लोन कॉस्ट तो यहाँ है। पहले तो आप एक्सपेंस उठाओ, तो बिजनेस को चला के ये अपना एक्सपेंस को ही उठाने में नाकाम रहा है 2020 19-20 में, और 19 में तो 19 के पहले तो अच्छा चल रहा था, बट उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, पर 2015 से धीरे धीरे लॉस होता गया। देखो 2015 में इसने 167 करोड़ का लॉस में चला गया, फिर 2019 में आके ऑपरेशन को ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस रिस्क का सामना कर रही है, और बिजनेस रिस्क ज्यादा दिन तक अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बिजनेस आगे चलाना मुश्किल है, और ये पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। नहीं तो ना दिवालिया हो जाओगे, कटोरा लेके बिजनेसमैन को रास्ते में आना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा।
अनिल अंबानी का हुआ था, उसका भाई मुकेश अंबानी। স্যার গো ফাস্টেরও একই অবস্থা। हाँ बोलो। গো ফাস্টেরও একই অবস্থা, আজকে হয়ে गो গেল। गो का गो एयरलाइंस, হ্যাঁ স্যার, उसका भी हालत अच्छा नहीं है, क्या बोला है उसको? আজকে ইনসলভেন্সিতে ফাইল করেছে। इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया, देखा। एयरलाइंस बिजनेस इंडिया में काफी चिंता का विषय बन रहा है सर। गो फास्ट ना, क्या नाम है कंपनी का? स्टॉक मार्केट में है ये कंपनी, না স্যার, गो फास्ट। समझ रहे हो सर? बिजनेस रिस्क इज अ बिग थिंग, बिग थिंग, जैसे बिग बाजार, वो दोनों रिस्क में पड़ा है। पहले बिजनेस रिस्क, अगर बिजनेस रिस्क में कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर फाइनेंशियल रिस्क माने लोन का रिस्क। अब इन दोनों रिस्क से बचना चाहिए। जैसे बचना ए हसीनो बोल के गाना है ना सर, तो वैसे ही बचना ए बिजनेसमैन, ठीक है, क्योंकि बिजनेस रिस्क आने वाला है, फाइनेंशियल रिस्क आ सकता है, तो बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ठीक है। तो बच के रहना कैसे है, ये आगे का क्लास का चर्चा रहेगा, जिसमें फाइनेंशियल लेवरेज हम लोगों को हेल्प करेगा, और लेवरेज का कैलकुलेशंस करके आपको मजा आने वाला है सर। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प करने वाला चैप्टर है। लोन में जब आप बैंक में काम करोगे तब भी बहुत हेल्पिंग हैंड होगा, ठीक है। ऑडिट में बहुत हेल्प होगा, फाइनेंशियल पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने में। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपना बिजनेस का रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में जोर कदम से चालू होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल रिस्क, कॉम्बाइंड लेवरेज, टोटल रिस्क, एक एक चीज समझेंगे और उसका कैलकुलेशंस, एग्जाम पर्पस का क्वेश्चंस सब सॉल्व करेंगे सर। मजा आने वाला है सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू सर, जितना ही है। गुड नाइट। স্যার বলছি কি বলো? বলছি স্যার, এই যে জেট এয়ারওয়েজ আপনি যে বললেন যে বিজনেস বন্ধ করে দিয়েছে, মানে অফ করে রেখেছে অপারেশন, ऑपरेशन তো সেই ক্ষেত্রে স্যার, হ্যাঁ তার মানে স্যার, মানে ওটা তো এয়ারওয়েজ বিজনেস, মানে এয়ারওয়েজে যদি প্লেন না ওঠানামা করে, মানে প্লেন যদি না বেরোয় মার্কেটে, তো সেই ক্ষেত্রে স্যার তাহলে এখন লস কি করে রিকভারি করছে? এই মুহূর্তে বিজনেস না করলে তো লস রিকভারি করতে পারবে। লস এটা লস মানে অ্যাসেট বেসড বেসিক্যালি, হবে। লস মানে বেসিক্যালি ऑपरेशনের खर्चा उठाते खुद से ना, ऑपरेशन करने का जो कॉस्ट है वो उठाना नहीं पड़ रहा है, तो खर्चा कम हो रहा है ना, तो खर्चा कम होगा तो लॉस कम होगा ना। মানে দোকান চালিয়ে এমনি লস আছে, দোকান খুললে তো ইলেকট্রিকের বিল দিতে হবে, একটা দোকানে এমপ্লয়ি রাখলে এমপ্লয়ের খরচা দিতে হবে, তো সেই খরচাগুলো তো হচ্ছে না। আচ্ছা, তার মানে ওইগুলো দিয়ে কিছুটা মেকআপ করে তারপরে তো কিছুটা কিছুটা আবার নয়, অনেকটা, কিছুটা asset- নয়, অনেকটা। ওগুলোই হ্যাঁ, বেশি খরচা, মানে ওইগুলো দিয়েও বেসিক্যালি এখন ওইগুলো বন্ধ করে রাখলে চলবে, কিছুটা কমে ও যাবে, চেষ্টা অনেকটাই কমে করছে, যাবে। তো সেই হ্যাঁ ক্ষেত্রে ধীরে স্যার, ধীরে 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 ও চাইছে, মানে বিজনেসটাকে বন্ধ করেছে, এখন নতুন করে অ্যানালিসিস করছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাঁচাচ্ছে। बेसिकली हाँ, वर्किंग कैपिटल को बचा रहा है अभी। अब धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होगा, थोड़ा समय ले रहा है। ऐसे इंडियन एयरलाइंस बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है धीरे धीरे, तो अगर वो रिफ्रेश करेगा, कोशिश जारी है। अब देखते हैं क्या क्या करेगा, या तो सेल कर देगा मतलब, या फिर একটা জিনিসও দেখলাম স্যার, এয়ার ইন্ডিয়া তো মোটামুটি একটা নতুন পলিসি করেছে যে আগামী 8 বছরের মধ্যে 400 কতগুলো বিমান নামাবে মার্কেটে। हाँ, अभी কিছুদিন छोटा আগেই छोटा দেখছি छोटा छोटा মোটামুটি। प्लेन लाएगा, छोटा छोटा प्लेन आएगा कॉस्टिंग कम करने के लिए। হ্যাঁ, মানে ওরা বলেছে যে 8 বছরের মধ্যে 468 না কটা প্লেন